ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का हमारा पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स केमिस्ट्री और सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट केमिस्ट्री, ये हमारे दो चैप्टर थे, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, जिसमें हमने संक्रमण तत्वों के बारे में चर्चा की। संक्रमण तत्वों के हमारे गुणधर्म चल रहे थे और उसमें हमने ऑक्सीकरण अवस्था तक चर्चा कर ली थी। इसके बाद हम संक्रमण तत्वों के नेक्स्ट गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति। तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि जनरली संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात सामान्यतः संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जनरली वो तत्व कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? अनुचुंबकीय। तो ध्यान रखना, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो वो अनुचुंबकीय होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो वो प्रतिचुंबकीय जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अनुचुंबकीय कौन होंगे? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और प्रतिचुंबकीय कौन होगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। तो हमने क्या कहा कि संक्रमण तत्व जनरली अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम प्रथम संक्रमण श्रेणी पर चर्चा करें खास तौर से। तो जब प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाया जाता है तो मैग्नीज तक तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और मैग्नीज के बाद अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पुनः घटने लगती है। तो मैं क्या कह सकता हूं? अर्थात स्कैंडियम से लेकर और मैग्नीज तक के तत्वों की चुंबकीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। मैग्नीज तक क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, और मैग्नीज के बाद पुनः इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होने लगती है? घटने लगती है। क्यों घटने लगती है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में फिर क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। तो यही लाइन हम यहां लिखेंगे कि सामान्यतः संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे हम लिखेंगे, बात कर रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक चुंबकीय गुणों में वृद्धि होती है। क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगती। तो जनरली आपको क्या ध्यान रखना है, नोट लगा के इस चीज को लिख लोगे कि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जिसमें उपस्थित होगा वो तो होगा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का, और जिसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा, वो हमारा होगा प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का। इसे यहां तक नोट करोगे। इसके बाद में यहां पर चुंबकीय आघूर्ण निकालने का भी फॉर्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2, जहां n का मतलब अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो n का मान बढ़ेगा, और n का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसे भी हम यहीं इससे आगे नोट कर लेते हैं, पहले इसे यहां तक नोट कर लोगे। तो इसके बाद हम इसी में आगे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति में ही हमारा पॉइंट चल रहा है। चुंबकीय आघूर्ण जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञात करने का सूत्र, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र निम्न है। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √n × n+2 Bm, और Bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। Bm का मतलब क्या है? Bm का मतलब ब्रजमोहन जी गुरुजी नहीं है हमारे, Bm का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, जो चुंबकीय आघूर्ण को मापने की एक क्या है, इकाई है। तो यहाँ ये फॉर्मूला है, जहां n का तात्पर्य है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कि कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय है, कौन सा चुंबकीय है, किसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बना के लिखोगे, क्वेश्चन है हमारा Mn+2 की चुंबकीय प्रवृत्ति व चुंबकीय आघूर्ण बताइए। तो Mn+2 की चुंबकीय प्रवृत्ति बतानी है, चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीज कितने नंबर पे आएगा, 25। तो मैग्नीज का जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास होता है Ar3D5 4s2, और मैग्नीज की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेटस ने दे रखी है हमें, +2। तो +2 के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कर देंगे, जो किसके निष्कासित हो जाएंगे, s के इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बचेगा 3D5 4s0, ठीक है। अर्थात हमारे पास ये 3D ऑर्बिटल है, और इस 3D ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं इसके, और वो कौन कौन से होते हैं पहले बता चुके थे। एक तो होता है BXY,
एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर। तो 5 डी कक्षक पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार भरेंगे तो पांचों के अंदर एक एक ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ ये पांचों इलेक्ट्रॉन युग्मित है अयुग्मित है। युग्मित का मतलब होता है कि जब कपल में जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे तो बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? युग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब अकेला इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, अकेला है अलग अलग, तो इन्हें बोला जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो पांचों इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में अलग अलग है, सब अकेले हैं। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः Mn+2 कौन सी प्रवृत्ति का होगा? चुंबकीय अनुचुंबकीय। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति का होता है? अनुचुंबकीय। अतः Mn+2 अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। अब अनुचुंबकीय प्रवृत्ति तो हमने ज्ञात कर ली, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करना है। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास था √n × n+2 और n का मतलब होता था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास कितना है? 5। तो n का मान रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 + 2। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो √5 × 7 √35 और 36 मान किसका होता है? 6 का। अर्थात ये मान हो जाएगा लगभग 5.9 और इसकी इकाई हमारे पास हो जाएगी बोर मैग्नेट्रॉन। तो चुंबकीय प्रवृत्ति तो कौन सी आ गई? अनुचुंबकीय। और चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया? लगभग 5.9 के √35 बोर मैग्नेट्रॉन को। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से देखते हैं? दोनों के दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। इसे यहाँ तक आप नोट करोगे। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट गुणधर्म अभी देखा संक्रमण तत्वों का। संक्रमण तत्वों का एक गुणधर्म तो हमारा आया कौन सा? कि यहाँ पर इनके चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। अब दूसरा गुणधर्म हम देखेंगे कि संक्रमण तत्वों की रंगीन प्रवृत्ति। कि जनरली संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। और उनका रीजन क्या है कि ये कलर्ड होते हैं? तो उसका रीजन है कि इनमें डी विपाटन पाया जाता है। तो इसे समझोगे डी विपाटन क्या होता है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे रंगीन प्रवृत्ति।
संक्रमण तत्व सामान्यतः कलर्ड अर्थात रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं विविग्योर, और जो भी 7 रंग होते हैं वो दृश्य प्रकाश में पाए जाते हैं, और दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके ये डीडी विपाटन के द्वारा यहाँ पर कोई न कोई रंग जरूर क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण ये क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। अब ये डीडी विपाटन होता क्या है? ये सामान्यतः आपने देखा होगा कि जनरली जो डी कक्षक होते हैं जिसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, और पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल एक ही ऊर्जा लेवल पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम समभ्रंश डी कक्षक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो डी कक्षकों का विपाटन का मतलब है विभाजन हो जाता है, और विभाजन हो जाने के कारण ये 2 ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसमें 3 अष्टफलकीय संकुलों में 3 डी ऑर्बिटल तो नीचे आ जाते हैं, जिन्हें T2G कक्षक कहा जाता है, और 2 डी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिन्हें EG कक्षक कहा जाता है। तो दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके जब इलेक्ट्रॉन T2G से EG ऊर्जा स्तर में चले जाए तो D से D में ही जा रहा है, तो उस संक्रमण को हम D संक्रमण कहते हैं, और इस D ट्रांजिशन अर्थात D संक्रमण के कारण ही यौगिक क्या होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो जनरली हम ये मेथड पहले लिखेंगे, फिर इसे समझेंगे कि सामान्यतः संक्रमण तत्व रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि सामान्यतः सभी संक्रमण तत्व दृश्य प्रकाश का विजिबल रेंज, दृश्य प्रकाश का अवशोषण कर दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके डी संक्रमण दर्शाते हैं। अब ये डी संक्रमण क्या होता है इसे हम समझेंगे। तो देखो डी संक्रमण के अंदर क्या होता है कि ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं जो एक ही ऊर्जा लेवल पर होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 डी ऑर्बिटल है जो एक ही ऊर्जा लेवल पर है, और ये पांचों डी ऑर्बिटल जब एक ही ऊर्जा लेवल पर होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश डी कक्षक। तो 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से अभी बताया कि एक तो होता था DXY, एक होता था हमारा DYZ, एक होता था हमारा DZX, एक डी ऑर्बिटल होता है हमारा DX2 Y2, और एक डी ऑर्बिटल होता है हमारा DZ2। तो जनरली जब ये एक ही ऊर्जा लेवल, एक ही लेवल पर है, ये जब एक ही ऊर्जा लेवल पर होते हैं तो इन्हें कहा जाता है समभ्रंश डी कक्षक। इन्हें कहा जाता है समभ्रंश डी कक्षक। लेकिन जब ये कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जब संक्रमण तत्व कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो अष्टफलकीय संकुलों के अंदर ये 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। अभी तक तो इनका एक ही ऊर्जा स्तर है, एक ही लाइन पर है, लेकिन जब ये कंपाउंड का निर्माण करेंगे तो ये 2 ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। विपाटित का मतलब टूट जाते हैं, जिसमें से 3 डी ऑर्बिटल है, कौन कौन से, DXY, DYZ और DZX, ये तो चले जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर। कौन कौन से डी ऑर्बिटल है, एक तो DXY, एक है हमारा DYZ
T2G। अब ये ऊर्जा स्तर नीचे क्यों गए और ये दो ऊर्जा स्तर ऊपर क्यों गए, कभी आपने सोचने की कोशिश की? देखो जनरली ये चीज कोई नहीं बताता है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि जब आप d ऑर्बिटल बनाओगे तो आपने देखा होगा d ऑर्बिटल में x एक्सिस से y एक्सिस, तो ये हमारे d ऑर्बिटल में ये dxy कक्षक हो गया। इसी प्रकार से जब yz बनाओगे तो yz भी इसी प्रकार से बन जाएगा, y और zx ले लिया। इसी प्रकार से मैं जब zx बनाऊंगा तो zx में भी एक x ले लिया, एक z ले लिया, तो zx बन गया। और जब मैं dx स्क्वायर y स्क्वायर बनाऊंगा तो dx स्क्वायर y स्क्वायर इस प्रकार से बनेगा, एक x और एक y ले लिया तो ये ऑर्बिटल हो गया dx स्क्वायर y स्क्वायर। और जब मैं dzx ऑर्बिटल बनाऊंगा, dz स्क्वायर बनाऊंगा तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल आपका इस प्रकार से बनेगा, ये है dz स्क्वायर, ये हो गया dxz, ये dxy और ये हमारा dy। ये पांचों डी ऑर्बिटल हमने इस प्रकार से बनाए। अब आप देख रहे होंगे इन पांचों डी ऑर्बिटलों में कुछ न कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। ये तीन डी ऑर्बिटल तो एक टाइप के हैं और ये दो डी ऑर्बिटल एक टाइप के हैं। तो देखोगे कि ये अक्ष होता है, अक्ष, तो यहाँ पर जो dxy, dyz और dzx है ये तो अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित है? देखो तीनों के तीनों अक्षों के मध्य में स्थित है, जबकि ये दो डी ऑर्बिटल है जो अक्षों पर स्थित होता है। देखो ये x अक्ष और y अक्ष पर स्थित है, अक्षों पर है, अक्ष के मध्य में स्थित है, और ये z अक्ष पर है। तो ये dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर अक्षों पर स्थित होते हैं, अक्षों पर स्थित होते हैं, जबकि dxy, dyz और dzx ये अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। तो अक्षों के मध्य में स्थित होने कारण इनमें तो प्रतिकर्षण कम लगता है, इसलिए ये ऊर्जा स्तर तो निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, और अक्षों पर प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण, रिपल्सन अधिक लगने के कारण, ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करने के कारण ये प्रतिकर्षित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, उच्च ऊर्जा स्तर पर दो डी ऑर्बिटल कौन कौन से जाते हैं? एक dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक dz स्क्वायर। और नीचे जो निम्न ऊर्जा स्तर पर तीन डी ऑर्बिटल जाते हैं कौन कौन से? एक dxy, एक dyz और एक dzx। इन तीन डी ऑर्बिटलों को सम्मिलित रूप से T2G बोलते हैं, और उन्हें दोनों को उच्च ऊर्जा स्तर वाले को क्या कहा जाता है? Eg। अब देखो ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। अब होता क्या है डी डी ट्रांजिशन में कि ये दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके कोई इलेक्ट्रॉन जब T2G से कहां चले जाए? Eg के अंदर चले जाए, अर्थात B से D में जा रहा है, ले जा रहा है, तो दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके जब कोई इलेक्ट्रॉन T2G से Eg ऑर्बिटल में चले जाता है तो उस संक्रमण को डी ट्रांजिशन अर्थात डी संक्रमण कहते हैं, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये पढ़ोगे। आपके थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डी ट्रांजिशन है। तो डी ट्रांजिशन होता क्या है, क्या ध्यान रखना है कि डी ट्रांजिशन में कि T2G के कक्षक के इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके Eg कक्षक में प्रवेश कर जाएं तो इस संक्रमण को या इस ट्रांजिशन को क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन। और जो तत्व डी ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो जनरली रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, और जो डी ट्रांजिशन को प्रदर्शित नहीं करते वो जनरली रंगहीन अर्थात कलरलेस होते हैं। तो ये जनरल चीज मैंने आपको बताई, तो इसी के आगे इस चीज को नोट करेंगे और लिखोगे। डी संक्रमण दर्शाते हैं, इसी के आगे लिखोगे कि सामान्यतः पांच डी कक्षक जब एक ही ऊर्जा स्तर पर होते हैं तो उन्हें समभ्रंश डी कक्षक
डी कक्षक कहते हैं। लेकिन जब ये यौगिक का निर्माण करते हैं, जब ये यौगिक का निर्माण करते हैं, जब ये यौगिक का निर्माण करते हैं तो इनके डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। जिसमें अष्टफलकीय संकुलों में, जिसमें अष्टफलकीय संकुलों में ये डी कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में, ये डी कक्षक दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। दो ऊर्जा स्तरों में, दो ऊर्जा स्तर ऐसे लेना, दो ऊर्जा स्तर कौन कौन से हैं? T2G और AG। दो ऊर्जा स्तर T2G और T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं? लिखोगे DXY, DYZ और DZX। T2G व EG, और EG में कौन कौन से आते हैं? DX2, Y2 और DZ2। T2G व EG में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इसे आप यहाँ तक नोट करोगे, इसके बाद आगे मैं नोट करवाता हूँ। इसी के आगे लिख लोगे, इसी के आगे, इसी के नीचे ये डायग्राम भी बना लेना, और ये डायग्राम स्ट्रक्चर बना के इसी के आगे कंटिन्यू लिखते रहोगे। T2G व EG में विभाजित हो जाते हैं। आगे लिखोगे, जब T2G के इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके, दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके PG कक्षक में जाते हैं तो PG कक्षक में जाते हैं तो इस संक्रमण को डी ट्रांजिशन अर्थात डी संक्रमण कहते हैं। अब डी संक्रमण क्यों कहा, इसका रीजन बताया, क्योंकि सी कक्षक से इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, इसलिए इसे डी संक्रमण कहते हैं। अतः जो यौगिक डी संक्रमण प्रदर्शित करता है, जो
क्या T2G से EG में जा सकता है? नहीं जाएगा, अर्थात DD ट्रांजिशन प्रदर्शित नहीं करेगा, तो D0 वाला तो प्रदर्शित ही नहीं करेगा। लेकिन D10 वाले की बात करें तो D10 वाले में 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे और 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या ऊपर के d ऑर्बिटल खाली है? क्या पूरे भरे हुए है ना? जब नीचे से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब ऊपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को रहने की जगह ही नहीं है, तो संक्रमण हो सकता है क्या? नहीं। तो D10 तो पूरा भरा होने के कारण यहाँ संक्रमण नहीं हो सकता, और D0 में रिक्त D इलेक्ट्रॉन अर्थात एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण संक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही D0 और D10 वाले यौगिक क्या होता है? रंगहीन होते हैं। इसके बाद इनके क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।